कीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिरोधों का दो प्रकार का संयोजन होता है मूल रूप से। एक को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में यदि मान लीजिए तीन प्रतिरोध हमारे पास हैं और उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, तो R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे से और R2 के दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे से जोड़ते हैं। मतलब तीनों प्रतिरोध एक कतार में होते हैं और इसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और उसके लिए हमने तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकाला था कि तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। इसमें तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं, ये बिंदु ए पर जुड़ा हुआ है, और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को हम एक साथ जोड़ देते हैं जो बिंदु बी पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया तीनों के, और तीनों के द्वितीय सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो संयोजन बनता है उसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ए और बी के बीच में एक सेल के माध्यम से जिसका विद्युत वाहक बल भी है, इसके माध्यम से हम सिरे ए और बी के बीच में भी विभवांतर आरोपित कर देते हैं। जैसे ही हम इस कुंजी को लगाते हैं, इस परिपथ में मान लीजिए I धारा बहने लगती है। अभी धारा का मान हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं I के बराबर है। तो ये सेल के धन सिरे से बहना चालू होगी और जैसे ही ये बिंदु ए पर पहुंचेगी ये तीन भाग में विभक्त हो जाएगी। मान लीजिए R1 में बहने वाली धारा है I1, R2 में बहने वाली धारा है I2 और R3 में बहने वाली धारा है I3। तो किरचॉफ के परिपथीय नियम में पहला नियम जो होता है उसको हम संधि का नियम कहते हैं। और संधि के नियम में ये बताया गया था कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी संधि में जितनी धाराएं आने वाली धाराओं का योगफल उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। और यहाँ पर आने वाली धारा है I और यही धारा तीन भागों में विभक्त हो रही है। तो किरचॉफ के संधि के नियम से I1, I2 और I3 का योगफल आने वाली धारा, ये जाने वाली धाराएं हैं, तो जाने वाली धाराओं का योगफल आने वाली धारा के योगफल के बराबर होगा। मतलब I1, I2 और I3 का योगफल I के बराबर होगा। तो पहला इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब हम पता करेंगे कि I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा और I3 का मान कितना होगा। तो ये समांतर क्रम संयोजन में जो आरोपित विभवांतर है वो A और B के बीच आरोपित होता है। अब A और B के बीच तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। तो चूँकि तीनों प्रतिरोध इन्हीं दो बिंदुओं के जोड़े के बीच में जुड़े हुए हैं, मतलब R1 के सिरों पर भी विभवांतर A और B के बीच के विभवांतर V के बराबर होगा, R2 के सिरों पर भी विभवांतर V के ही बराबर होगा और R3 के सिरों पर भी विभवांतर V के ही बराबर होगा, क्योंकि तीनों A और B के बीच जुड़े हैं और A और B पर आरोपित विभवांतर V के बराबर है। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों में आरोपित विभवांतर समान होगा। श्रेणी क्रम में आपको याद होगा वहाँ पर विभवांतर V1, V2, V3 था और बहने वाली धारा एक ही थी। श्रेणी क्रम में R1 में जितनी धारा बहती थी R2 में भी उतनी ही धारा बहती थी और R3 में भी उतनी ही धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर धाराएं अलग अलग होंगी लेकिन विभवांतर समान होगा। तो अब सबसे पहले हम इस शाखा में बहने वाली धारा I1 को ज्ञात करेंगे। तो बहने वाली धारा I1 बराबर हो जाएगा आरोपित विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो आरोपित विभवांतर A और B के बीच में है V और इस शाखा का प्रतिरोध है R1, तो V अपॉन ये R1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम I2 को निकाल सकते हैं। इस द्वितीय शाखा में बहने वाली धारा हो जाएगी इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर और बटे इस ब्रांच का प्रतिरोध। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 और इसी प्रकार I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो इसको हम बाहर निकालेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा V, और ये अंदर में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का मान हमको मिल गया। अब हमको पता करना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मतलब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है या संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध, मतलब A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कुल विभवांतर आरोपित विभवांतर और बटे परिपथ में बहने वाली धारा। तो कुल जो धारा बह रही है वो I के बराबर है, यही 3 भाग में विभक्त होती है और ये यहाँ से जाकर फिर आपस में मिल जाते हैं और फिर से इस तरफ से धारा I बहती है। तो परिपथ संयोजन से बहने वाली कुल धारा I के बराबर होगी। तो यहाँ कुल आरोपित विभवांतर हो गया V और कुल बहने वाली धारा हो गई I। अब यहाँ हम I का मान रख देते हैं नीचे में, तो ये हो जाएगा V, ये V कॉमन निकला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तुल्य प्रतिरोध को हम R से सूचित कर देते हैं, तो R बराबर ये मिलेगा, ये V से V कैंसिल हो जाएगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस बना जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये इन्वर्स, या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो जाएगा। कहने का मतलब यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तीनों के व्युत्क्रमों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि हमको R1, R2, R3 का व्युत्क्रम मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3 निकालना है, फिर उनका योग निकालना है और जो योगफल आता है उसको फिर से आपको उल्टा करना है, तब आपको तुल्य प्रतिरोध मिलेगा। या आप कह सकते हैं कि 3 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में संयोजित हैं R1, R2, R3 तो उनके व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप दोनों तरीके से इस बात को बोल सकते हैं। तो ये हमको मिल जाता है तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र, जब भी 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित है। इसी सूत्र को हम 3 से अधिक प्रतिरोधों के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास R1, R2, R3 ऐसा करके n प्रतिरोध है Rn, तो यदि हम तुल्य प्रतिरोध इनके समांतर क्रम संयोजन इसी को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं n प्रतिरोधों को, तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हमने देखा था कि यदि 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में इस प्रकार से संयोजित किया जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। और इस वीडियो में हमने देखा कि यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है इस तरह से, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इन्वर्स के बराबर होता है। मतलब तीनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को हमको जोड़ना है और उसका फिर व्युत्क्रम निकाल लेना है। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे और किन परिस्थितियों में हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 1 ओम है और R2 इज इक्वल टू है 2 ओम और R3 इज इक्वल टू है 3 ओम। तो इनको सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन में देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध 6 ओम के बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध मिल रहा है संयोजन में प्रयुक्त सबसे बड़े प्रतिरोध से भी इसका मान अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको
उपलब्ध हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोधों से अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त करना हो, तब हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन से जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है वो संयोजन में प्रयुक्त सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। अब आ जाइए समांतर क्रम संयोजन। इन्हीं प्रतिरोधों को मान लीजिए हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये 1 ओम है, ये वाला 2 ओम है और ये वाला 3 ओम है। तब इनका समांतर क्रम संयोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3 का इन्वर्स, या इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर होगा 2 इन्वर्स, और ये आ जाएगा 11/6 का इन्वर्स, या ये हो जाएगा 6/11, और 11 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.54 ओम के आसपास। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तुल्य प्रतिरोध हमको मिल रहा है संयोजन में प्रयुक्त सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी इसका मान कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको समांतर क्रम संयोजन का उपयोग तब करना है जब हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का प्रतिरोध हमको प्राप्त करना हो। तो जब उपलब्ध मान से कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे, और अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं।